ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ देर में होर्मुज की नाकेबंदी शुरू होगी। अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया है। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज। ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी है। सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं, ईरान ने भी ये साफ कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद अब यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ ही देर में होर्मुज की नाकेबंदी शुरू होगी, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया था। अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया था और उसी कड़ी में अब यहां ये कार्रवाई होगी। शाम 7:30 बजे से नाकेबंदी शुरू होगी। भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से अमेरिका ये कार्रवाई करेगा। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज, लेकिन इस पर ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दे दी है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि सुरक्षा सबके लिए या किसी के लिए नहीं। शाम 7:30 बजे से शुरू होगी नाकेबंदी। ईरानी बंदरगाहों से रोके जाएंगे जहाज। अब से कुछ देर में होर्मुज की शुरू होगी नाकेबंदी। तो आज शाम 7:30 बजे से पश्चिम एशिया में फिर से जंग भड़क सकती है। क्या फिर से मिसाइलें गरजने लगेंगी? क्या फिर से तबाही मचेगी? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी नेवी अब होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगी। तो वहीं ईरान का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना कोई जहाज आया तो मार गिराएंगे। हॉर्मुज पर जहाजों का ट्रैफिक तो रुका हुआ है, लेकिन इसे लेकर जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पिछले कई दिनों से हॉर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे हैं। 13 अप्रैल की सुबह ट्रंप ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं और दिन, तारीख और समय के साथ ये धमकी देते हैं कि हॉर्मुज की नाकाबंदी वो कब से करने जा रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, 13 अप्रैल से अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी करने जा रहा है। वो वक्त बताते हैं 10 AM ET। ये भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे होगा। यानी ज्यादा देर नहीं बची है जब ट्रंप के कहे अनुसार नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा होने के बाद फिर से जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 14 दिन का सीज फायर जारी है, लेकिन ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जहाजों को अमेरिकी नौसेना समंदर में ही घेरेगी। Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संभावित नाकेबंदी को लेकर अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत खाड़ी क्षेत्र में हजारों नौसैनिकों की तैनाती की गई है। जंगी बेड़े और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन अग्रिम मोर्चे पर तैनात है, जिसके साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E. पीटरसन, USS माइकल मर्फी, USS बैनब्रिज, USS महान और USS विंस्टन S. चर्चिल को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा तटीय इलाकों में संचालन के लिए USS कैनबरा, USS तुलसा और USS सेंटा बारबरा जैसे लिटोरल कॉम्बैट शिप्स मौजूद हैं। एम्फीबियस सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए USS ट्रिपोली, USS न्यू ऑर्लियंस, USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टॉक को शामिल किया गया है।
पानी के नीचे निगरानी और रणनीतिक बढ़त के लिए पनडुब्बी यूएसएस शार्लेट भी क्षेत्र में सक्रिय है। ये पूरी तैयारी फारस की खाड़ी, लाल सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट और अरब सागर तक फैली हुई है। खबर ये भी है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नोटिस जारी कर दिया है कि ईरान पोर्ट से जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हॉर्मुज में नाकाबंदी की जाएगी। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक ईरानी पोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों की नाकेबंदी, अरब सागर में ईरानी पोर्ट पर भी घेराबंदी करेंगे। ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर भी नाकेबंदी। गैर ईरानी पोर्ट पर जाने वाले जहाजों पर रोक नहीं। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। 28 फरवरी से पहले तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। उस दिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर देते हैं, फिर जंग शुरू हो जाती है। ईरान हॉर्मुज पर तैनात हो जाता है, साफ कह देता है कि सिर्फ मित्र देशों के जहाज ही निकल पाएंगे, अमेरिका और इजराइल के तो बिल्कुल नहीं। 40 दिन जंग चली, अब धमकियों वाला सीज फायर जारी है। हॉर्मुज बंद है, जिसे लेकर अब ट्रंप ने नाकाबंदी कर देने की धमकी दी है। तो इसे लेकर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर यानी IRGC की नौसेना सीधे तौर पर चेतावनी जारी कर चुकी है। IRGC का कहना है कि हॉर्मुज में कोई भी हलचल ईरानी सशस्त्र बलों के पूरे नियंत्रण में है। कोई भी गलत दाव दुश्मन को फंसा देगा। US Navy warship 121. This is Sepah Navy station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sepah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. आपको बता दें कि जिस समय इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की बातचीत चल रही थी, उस समय खबर आई कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज को ईरान ने रोका, साथ ही चेतावनी दी कि हॉर्मुज पर हमारा पूरा नियंत्रण है, सब सावधान रहे। इस बीच ईरान के संसद के स्पीकर और इस्लामाबाद वार्ता में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। गालिबाफ ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें व्हाइट हाउस के आसपास मौजूद पेट्रोल पंप पर कीमतें दिख रही थीं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, अभी की कीमतों का आनंद लो। इस तथा कथित नाकेबंदी के बाद जल्द ही तुम्हें $4 से $5 वाली गैस याद आएगी। उनके कहने का मतलब था कि अमेरिका में प्रति गैलन गैस के लिए $4 से $5 वाली कीमत जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। हर बीतते पल के साथ दुनिया की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि हॉर्मुज अगर पूरी तरह बंद हुआ तो तेल गैस का संकट कई देशों में विकराल रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज की घेराबंदी पर रूस की तल्ख प्रतिक्रिया। अमेरिकी कदम पर रूस ने चेतावनी दी, नाकेबंदी से तबाही मचेगी। चीन की यात्रा पर जा रहे हैं रूसी विदेश मंत्री। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर इस पर चर्चा होगी। अमेरिकी कदम पर रूस ने चेतावनी जारी की है, नाकेबंदी से तबाही मचेगी। रूस ने ये चिंता जाहिर की है। चीन की यात्रा पर रूसी विदेश मंत्री जा रहे हैं और इस यात्रा के दौरान ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। हॉर्मुज की घेराबंदी पर रूस की तल्ख प्रतिक्रिया। हॉर्मुज पर नाकाबंदी से नई जंग शुरू हो सकती है। तो वहीं खबर यह है कि इजराइल फिर से जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि इजराइल लगातार इस सीजफायर के खिलाफ था। उसने लेबनान में सीजफायर के दिन से ही भीषण हमले करने शुरू कर दिए थे।
ईरान के साथ जंग में अमेरिका और इजराइल साथ हैं, लेकिन एक मुद्दे पर इजराइल अमेरिका से अलग नजर आता है, वो है सीज फायर। 7 अप्रैल को अमेरिका ईरान में 14 दिन का सीज फायर घोषित हुआ, लेकिन इस पर टूटने के बादल पहले दिन से ही मंडरा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर भले ही हमले ना किए हो, लेकिन वो लेबनान में तबाही मचाए हुए है। नेतन्याहू धमकी पर धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच नेतन्याहू खुद दक्षिण लेबनान की सीमा पर पहुंच गए। अपने सैनिकों के साथ उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल काट्स और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर भी थे। रविवार को ये तस्वीरें आई, जिसे खुद नेतन्याहू ने पोस्ट किया। इसमें उन्होंने अपने सैनिकों को भी संदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम जो देख रहे हैं उनमें एक बात ये भी है कि हमने मिडिल ईस्ट का चेहरा ही बदल दिया है। हमारे दुश्मन ईरान और उसके साथी हमें बर्बाद करने आए, लेकिन अब वो खुद को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये इजराइल और हमारी सेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये माना जा रहा है कि इजराइल एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया से खबरें आ रही हैं। ईरान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है आईडीएफ। बताया जा रहा है कि आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने सैन्य अलर्ट के स्तर को काफी बढ़ा दिया है। सैनिकों को ईरान में युद्ध तुरंत फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता में कुछ निकल नहीं पाया। खबर ये भी है कि अमेरिका भी फिर से ताज़ा हमले करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार ईरान पर सीमित सैन्य हमलों यानी लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना है ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़े और हॉर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करे। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईरान ने रुख नहीं बदला तो उसके बिजली संयंत्रों, जल शोधन संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रही। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान उसकी शर्तें नहीं मान रहा है, जबकि ईरानी नेताओं ने कहा कि अमेरिका ने ऐसी मांगे रख दी जो वह युद्ध में हासिल नहीं कर पाए, उसे वो बातचीत की टेबल पर पाना चाहते थे। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा बयान दिया। अराक्ची ने लिखा कि पिछले 47 साल में पहली बार दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर इतनी गहन बातचीत हुई। अराक्ची के मुताबिक बातचीत का स्तर इतना गंभीर था कि दोनों पक्ष इस्लामाबाद MOU पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब थे। अराक्ची ने लिखा कि जब समझौता फाइनल होने ही वाला था, तभी अमेरिका ने अपनी पुरानी रणनीति अपना ली। अमेरिका ने अचानक अपनी मांगों को बढ़ा दिया, बातचीत की शर्तों को बदल दिया और प्रक्रिया में अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने इतिहास से 0 सबक लिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही या सर्वसत्तावादी मानसिकता को छोड़ दे और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करना शुरू करे, तो समझौता करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरान के बड़े नेताओं के लहजे से साफ है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की शर्तों पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। NDTV के रिपोर्टर्स लगातार युद्ध क्षेत्र से आपको पल पल का हाल बता रहे हैं। लेबनान इजराइल सीमा पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता और लेबनान में हैं नजीर मसूदी। इन इलाकों में सीजफायर नहीं है और हर दिन बमबारी हो रही है। वहां के हालात पर NDTV ग्राउंड से लगातार कवरेज कर रहा है। बुधवार के दिन इजराइल ने जब लेबनान के कई इलाकों पर भारी बमबारी की तो उसमें 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बेरूत में कुछ इमारतें बुरी तरह तहस नहस हो गई थीं। उनमें मौजूद लोग इमारत के साथ जमीन में धंस गए थे, मलबे में फंस गए थे। कुछ लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें मलबे में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसमें कहीं कोई लोग अभी भी लापता हैं, वो मलबे के नीचे दबे हैं।
और यहाँ हमें बताया 2 लोग यहाँ इस मलबे के नीचे जिनकी लाशें अभी निकाले नहीं गए, और अभी भी यहाँ उनके जो रिश्तेदार यहाँ हैं वो उनकी तलाश में हैं कि उनकी लाशें कब हमें मिली। हमने कोशिश की थी इनसे बात करने की, ये बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस फिराक में है कि उनको लाशें मिली, क्योंकि कई दिनों से ये इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल बॉम्बिंग ने यहाँ एक क़यामत बर्पा की और इसकी वजह से इतने बड़ी तादाद में लोग मारे गए, 350 लोग मारे गए। गो कि 4 दिन से बैरूत में बमबारी नहीं हो रही है और बमबारी अब महदूद है साउथ लेबनान तक, लेकिन आज भी यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों की जो यहाँ मलबे में दबे उनकी लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई जगहों पे ऐसा है क्योंकि कई लोग इस मलबे के नीचे आए हैं और इस मलबे की तलाश अभी भी जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे अभी 2 लोग दबे हो सकते हैं, इसलिए उनकी तलाश की जा रही है। यहाँ ये इंतज़ार में है इनको कब ये लाशें मिलेंगी। 2 लाशें अभी भी कहा जाता है इस मलबे के नीचे दबी है और ये अभी इस इंतज़ार में है कि लाशों को यहाँ कब निकाला जाए, ताकि कम से कम वो उनको दफन करके थोड़ा सा जो क्लोजर हो वो है। यानी मिसिंग कहीं है, सिर्फ इसी जगह नहीं, कई जगहों पे अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता लेबनान इजराइल सीमा पर मौजूद हैं। वहां अब भी सायरन बज रहे हैं। सायरन बजने के बाद वहां रॉकेट से हमला हुआ जो एनडीटीवी के कैमरे में कैद हो गया। Here is the rocket being fired, and after that siren sound, the rocket is being fired, and here you can see it. The rocket fire here in this area is continuing, and we are just trying to take shelter inside. अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसलिए इजराइल और लेबनान के बीच भीषण हमले जारी हैं। नजीर मसूदी और प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका कह रहा है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। अब ट्रंप ने धमकी दी है कि चीन पर 50% टैरिफ लगा देंगे। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्दे के पीछे चीन ईरान को हथियार देने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन तनाव जारी है। जंग की ओर फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान बढ़ते दिख रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर के दौरान दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ताकत मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका का तनाव चीन से भी बढ़ता जा रहा है। चीन ईरान का दोस्त है। चीन के जहाजों पर हॉर्मुज में कोई पाबंदी नहीं है और ये खबर आ रही है कि चीन ईरान को हथियार देने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस को पता चला है कि चीन अगले कुछ हफ्ते के अंदर ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान अपने प्रमुख विदेशी साझेदारों की मदद से कुछ हथियार प्रणालियों को फिर से भरने का मौका दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन सीधे नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के जरिए ये हथियार भिजवा सकता है। ट्रंप से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान को जो भी हथियार देगा उस पर 50% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने ये बात फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू में कही। यहाँ उनसे पूछा गया कि अगर चीन ईरान की मदद करता है और उसे सैन्य सामान देता है तो क्या उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ, चीन भी इसमें शामिल है। 40 दिन चली जंग में ईरान का खासा नुकसान हुआ। उसकी एयरफोर्स नेवी को अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से ईरान को एंटी एयर मिसाइल सिस्टम मिल सकता है। चीन से ईरान को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी
मैन पैड्स कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइलें हैं जिनका उपयोग सैनिकों द्वारा कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई खतरों जैसे हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये हल्के और छोटे होते हैं जिन्हें 1 या 2 सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं। ये मुख्य रूप से कम दूरी और कम ऊंचाई के टारगेट के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये मिसाइलें इंफ्रारेड यानी हीट सीकिंग तकनीक का उपयोग करती हैं जो दुश्मन के विमान की गर्मी का पीछा करती हैं। इस जंग के दौरान जब ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट पर निशाना लगा तो कहा गया कि ईरान के पास इंफ्रारेड तकनीक वाली मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम हैं। जंग अगर आगे बढ़ती है तो ईरान की मुश्किलें भी बढ़ेंगी और उसे भी हथियारों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि चीन उसकी मदद कर सकता है। तो वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि चीन ऐसा करेगा तो वो बड़ी दिक्कत में आ जाएगा। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? चीन पर अमेरिका से आरोप लग रहे हैं कि वो ईरान की मदद कर रहा है, उसे हथियार दे सकता है। इसे चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने सारे आरोपों का खंडन किया है। ये कहा है कि चीन ने किसी को भी हथियार नहीं दिए हैं। एक जिम्मेदार देश होने के नाते चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है। चीन ने कहा कि अमेरिका को इस तरह के निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। चीन ने कहा कि अमेरिका इस तरह की सनसनीखेज खबरें न फैलाए। चीन ने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष तनाव कम करने का प्रयास करें। वैसे चीन को टैरिफ की चेतावनी देने के साथ ट्रंप ने तेल के सौदों की भी पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि चीन अपने जहाज हमारे पास भेज सकता है, हमारे पास बहुत तेल है, हम शायद कम कीमत पर तेल दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आत्ममुग्धता अपनी चरम पर है। गाजा की तबाही का समर्थन करने और ईरान पर हमला करने के बाद वो खुद को जीसस क्राइस्ट बता रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ऐसी एक तस्वीर जारी की है। ट्रंप ने पोप लियो पर भी निशाना साधा है तो पोप ने जवाब दिया कि कुछ लोग बाइबल के संदेश को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं हमेशा जंग का विरोध करूंगा, शांति की बात करूंगा। शांति का नोबेल मांगते मांगते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मनुष्यता का मसीहा मान लिया है। अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एआई से बनी एक तस्वीर जारी की है जिसमें वो ईसा मसीह की तरह किसी बीमार सैनिक को अपने हीलिंग टच से ठीक कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद अपने क्राइस्ट होने का प्रदर्शन अब किया है, लेकिन उनके समर्थक ये काम कई दिनों से कर रहे हैं। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी आध्यात्मिक सलाहकार पॉला वाइट ने उनकी मौजूदगी में कहा कि ट्रंप ने क्राइस्ट की तरह ही कष्ट सहे, धोखे झेले और उन्हीं की तरह उनका रेजरेक्शन हुआ है। Great transformation requires great sacrifice. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the 3rd day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. पॉला वाइट के इस बयान की खासी लानत मलानत हुई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 2024 से ही एक रिपब्लिकन सांसद और एक अन्य अभिनेता ने कहा था कि ट्रंप वैसे ही सताए गए जैसे क्राइस्ट को सताया गया। जाहिर है अमेरिका के एक तबके की कुंठित धार्मिकता अब ट्रंप को ऐसा भगवान मानकर चल रही है जो उनका भला करेंगी।
लेकिन इस देवत्व तक पहुंचने से पहले ज्यादा दिन नहीं हुए जब ट्रंप पादरियों का आशीर्वाद भी लेते देखे गए। इसी 6 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति श्रद्धा भाव से बैठे रहे और उनके लिए पादरियों ने प्रार्थना की। ये ईरान पर अमेरिकी हमले का पहला सप्ताह था। वैसे भी व्हाइट हाउस में इन दिनों धार्मिक गतिविधियों का जोर बढ़ा है और वहाँ तरह तरह की प्रार्थनाएं दिखती रही हैं। लेकिन सच्चे ईसाई से बिल्कुल ईसा मसीह की हैसियत मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप न अपने गुस्से से निजात पा सके हैं और न अपनी नफरत से। ट्रंप ने पोप की आलोचना की, कहा कि वो अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे और अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं। We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. दिलचस्प ये है कि 2016 में ट्रंप समर्थकों की ओर से अफवाह उड़ाई गई थी कि तब के पोप फ्रांसिस ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। फौरन पोप फ्रांसिस ने इसका खंडन करते हुए अमेरिकी मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के ट्रंप के फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद ट्रंप ने भी पोप के खिलाफ बयानबाजी की, लेकिन पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं हैं। नए पोप डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं है और खुद ट्रंप ईसा मसीह बनने की मुद्रा में हैं। ये अलग बात है कि सलीब पर इस बार वो खुद नहीं, ये धरती लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं नोएडा में हुए बवाल की। नोएडा में पिछले 4 दिनों से चल रहा कर्मचारियों का आंदोलन आज उग्र हो गया। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रमिक सड़कों पर उतरे। इस दौरान भारी तोड़फोड़ और आगजनी देखने को मिली। पथराव की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। सैलरी की मांग पर बवाल, सड़कों पर कर्मचारी, नोएडा में भड़के मजदूर, उग्र हुआ प्रदर्शन, वाहनों में तोड़फोड़, गाड़ियों में लगा दी आग, पथराव और फिर दागे गए आंसू गैस के गोले। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। नोएडा फेज 2 में मौजूद कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बीते 3 से 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोमवार को यह प्रदर्शन उग्र हो गया, हिंसा में बदल गया और फिर नोएडा की सड़कों पर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। करीब 6 हौजरी कंपनियों के कर्मचारी काम बंद कर सड़कों पर उतरे हैं। कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान कर्मचारी हिंसक हो गए। नाराज कर्मचारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मदरसन कंपनी के पास पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। आपको इस पूरे बवाल की हिंसक तस्वीरें दिखाते हैं। कर्मचारियों ने पुलिस की जीप का ये हाल किया, पूरी गाड़ी पलट डाली, साथ ही आसपास खड़े वाहनों के शीशे तोड़ दिए। ये देखिए कैसे कर्मचारियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए, पत्थरबाजी करते ये कर्मचारी, पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कर्मचारियों ने इस तरह से भारी तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका वेतन बहुत कम है। हमारी तनख्वाह बहुत कम है, हम 20,000 रुपए तनख्वाह चाहते हैं यहाँ पर, जो हमें 8 घंटे के लिए 10,000 रुपए देते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 20,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए। इसलिए हमारे भाई बहन यहाँ पे खड़े हुए पिछले बहुत
टाइम से खड़े, सुबह 5 बजे खड़े हम लोग यहाँ पे। इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपए प्लीज करवा दिया जाए, प्लीज। सुबह 5 बजे से हम लोग खड़े, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया सर। अधिकारियों को कोई कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं तब भी नहीं सुनाई दिया। पहले तो 6 मंथ से हमारी सैलरी स्लिप रोक दिया गया है। हम लोग जानते हो कि महंगाई इतनी हो रही है, गैस इतनी महंगी हो रही है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। हमें बस सैलरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नोएडा के इन हालात पर सीएम योगी की नजर है। उन्होंने श्रम सचिव को नोएडा भेजा। ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने को कहा है। सीएम योगी ने कहा, हर श्रमिक को मिले सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण, मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों, श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो, श्रम विभाग औद्योगिक इकाइयों से संवाद स्थापित करें, श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान हो। मजदूरों का ये प्रदर्शन 2 से 3 दिनों से चल रहा है। रविवार को नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने भी मजदूरों से अपील की थी। डीएम ने कहा था कि ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से होगा, हर मजदूर को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, 30 नवंबर तक सभी को बोनस दिया जाएगा, सभी मजदूर शांतिपूर्वक अपने कार्यस्थलों पर पहुंचकर काम करें। लेकिन इसके बावजूद मजदूरों ने सोमवार को प्रदर्शन जारी रखा और धीरे धीरे ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि श्रमिकों को प्रदर्शन छोड़ देना चाहिए, सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। जो भी समस्याएं श्रमिकों की हैं उस पर सरकार संज्ञान लेगी और श्रमिकों से मैं अपील करता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर शासन और प्रशासन के साथ बैठ के बात करें। निश्चित योगी जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता तब तक काम बंद रहेगा। हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है, लेकिन मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में हुए हंगामे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी अपील करूंगा वो श्रमिकों कर्मचारियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करें। साथ ही कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, उद्यमी को सुरक्षा देगी, हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय भी देगी। हमने बीते साल कॉर्पोरेशन गठित कर दिया है, इसके माध्यम से इसी महीने से उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कॉर्पोरेशन गठित कर दिया है और गठित कॉर्पोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है। नोएडा में हुए इस उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली से नोएडा के रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने यह रास्ता जाम कर दिया, गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। जब सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए तो इसकी वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। हालात संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर यातायात को डाइवर्ट किया है। कर्मचारियों ने कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी हैं। पथराव और आगजनी की वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। ऑफिस जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो आर्क है, वेलकम टू नोएडा, ये चिल्ला बॉर्डर है और मेरे ठीक सामने की तरफ जो सड़क जाती है ये जाती है नोएडा की तरफ, और इस तरफ अगर मेरे बाएं देखें तो ये दिल्ली की तरफ जाती है। मयूर विहार का जो इलाका है, अक्षरधाम का जो इलाका है, गीता कॉलोनी का जो इलाका है, उस तरफ जाती है। तो ये पिछले तकरीबन 1 घंटे से ये रास्ता कंप्लीटली जो है पूरी तरीके से बंद है, चोक्ड है। यहाँ पे आप देखें तो आवाजाही जो है लोगों की वो बंद हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो है वो लगातार पिछले 3-4 रोज से जो है डिमांड कर रहे थे कि उनका जो
वेतन है, जो भत्ता है, उनका जो डेली वेज है उसको बढ़ाया जाए। दिल्ली नोएडा जो एक्सप्रेसवे का रोड है जो कि बड़ी चौक की तरफ जाता है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से बंद है इस वक्त और लगातार आने जाने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ट्रैफिक जो है, जो लोग सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं तकरीबन पिछले 1 घंटे से वो इस जाम में फंसे हुए। अगर आप मेरे साथ और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर।